वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना अल्टरनेटिव 3 इन चैप्टर शेयर कैपिटल। सो इस अल्टरनेटिव थर्ड में क्या है? द मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट टू अल्टरनेटिव्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या था कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही हैं तो आप उसे क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। सेकंड में क्या कहा था कि अगर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ रही है तो आप क्या करोगे? आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। बट इसमें क्या आएगा कि आप अभी अलॉटमेंट में भी एडजस्टमेंट करोगे और साथ साथ रिजेक्ट भी करोगे। सो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने। तो बहुत ध्यान से देखना है इसे। प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब उनकी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, टोटल 10 लाख है। 1 लाख इंटू 10 10 लाख हो गया। द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स टू पब्लिक। कंपनी ने सिर्फ 60,000 के शेयर्स कहा है सब्सक्राइब करने के लिए। ऑन विच अमाउंट्स वर पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब कभी हम मंगवाएंगे तो आप कॉल मनी हमें भेज देना। सो 3 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, तो मीन्स 10 में से 6 माइनस किए तो दैट मीन्स आपकी जो कॉल मनी है वो ₹4 हो गई। एप्लीकेशंस फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अभी एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आ गई आपके पास? 92,000 शेयर्स के लिए आ गई। बुलाए कितने थे? सिर्फ 60,000, लेकिन आ गई 92,000। अब उन्होंने क्या किया है आगे, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है। उन्होंने कहा कि जो 40,000 जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें 40,000 के 40,000 दे दो, फुल दे दो, मतलब 40,000 के 40,000 दे दो। जो 50,000 शेयर्स वाली एप्लीकेशन आई हैं 50,000 में से 40% उनको शेयर दे दो, और लास्ट जो 2,000 शेयर्स बचे हैं वो नील, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है अभी उसके रिलेटेड हम ये टेबल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ₹84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कि हमारे पास सिर्फ 84,000 रुपीज़ आए हैं, वो अभी बाद में देखेंगे कि एप्लीकेशन मनी को निकाल कर उससे आगे जो भी बचता है वो 84,000 हमारे पास अलॉटमेंट मनी आई है। तो अभी इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कॉल्स इन एरियर वाला काम होने वाला है, तो हम जब अलॉटमेंट की एंट्री डालेंगे तब देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसे हम एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं। ठीक है जी, प्रो राटा एडजस्टमेंट टेबल। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है कैटेगरी का, देन शेयर्स अप्लाइड, देन शेयर्स अलॉटेड, देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, सॉरी एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी ड्यू, देन एक्सेस, देन अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, देन अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन कॉल्स एंड द अमाउंट टू बी रिफंडेड। ठीक है, तो मतलब पहले इतना समझो फिर हम आगे देखते हैं। सो हमारी जो कैटेगरीज है ना यहाँ पर उसे हमने देखना है। पहले उन्होंने कहा कि 40,000, 50,000 और 2,000, मतलब शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 40,000। ये कैटेगरीज दी हुई है हमें फॉर 50,000 एंड 2,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसने कहा है कि 40,000 वाले को फुल शेयर दे दो, मतलब जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया है उसे 40,000 के 40,000 अलॉट कर दो। जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें उनका 40% दे दो। सो आप 50,000 का 40% निकालोगे तो दैट मीन्स यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी? 20,000। और उसके बाद 2,000 वाले को नील, मतलब उसे कुछ भी नहीं देना, मतलब उसे कर दिया रिजेक्ट, कुछ भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेयर्स अप्लाइड वाले ये कॉलम है इसे हम एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितनी है? ₹3। सो अभी तीनों को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। 40,000 इंटू 3 1,20,000, 3 इंटू 50,000 1,50,000 एंड 2,000 इंटू 3 6,000। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये जो शेयर्स अलॉटेड हैं इसे भी हम एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। ₹3 है, सो 40 इंटू 3
1,20,000, 20 इंटू 3 60,000, यहाँ पर कुछ नहीं, दैट मीन्स नील। अब इसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस देख के एक्सेस निकालना है, सिर्फ इन दोनों का। 1,20,000, 1,20,000, दैट मीन कुछ एक्सेस नहीं, कुछ नहीं पैसा बचा, जितना आया उन्हें अलॉट हो गया, दैट मीन्स आगे कुछ नहीं बचा। बट यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन मनी आपको 1,50,000 रिसीव हुई है, लेकिन हमने हमारी ड्यू सिर्फ है ये 60,000। सो यहाँ पर हमारा एक्सेस कितना आ गया, मतलब हमारे पास 90,000, 1,50,000 माइनस 60,000, हमारे पास 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। और यहाँ पर कुछ माइनस नहीं हुआ, सो 6,000 का 6,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और ये बात याद रखना, अगर किसी के शेयर्स हम रिजेक्ट कर देते हैं तो सीधा सीधा उसका अमाउंट हमारा कहाँ पर चला जाता है, रिफ़ंड में चला जाता है। सो आगे इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ये वाली, इसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो इस 90,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमने एडजस्ट कितना करना है। हमारे शेयर्स अलॉटेड कितने हैं इस कैटेगरी के, 20,000। प्रो राटा अलॉटमेंट है तो इसका मतलब यही होगा कि सबसे पहले ये वाली अमाउंट हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। 20,000 शेयर्स अलॉटेड हैं, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपये। तो इसका मतलब हमारा सीधे सीधे 60,000 अमाउंट बन रहा है। ये 20,000 शेयर्स के हिसाब से हमारी अलॉटमेंट में 60,000 रुपीज़ जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। देखिए हमारे पास एक्सेस है 90,000, हमारे पास एक्सेस ज़्यादा, हमारे पास पैसा अभी ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो 90,000 में से ये जो 60,000 है वो एडजस्ट हो सकता है। ये 60,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। अभी भी देखिए 90,000 में जब 90,000 में से जब हमने 60,000 एडजस्ट कर दिया, अभी भी इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 30,000 पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये 30,000 का 30,000 हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी। सो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्सेस में पैसे आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 90,000 नहीं एडजस्ट कर सकते। आपने पहले देखना कि आपकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से। 20,000 के हिसाब से 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी हमारी बनी 60,000, जो कि एक्सेस से कम थी। तो जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है वो हमने कर दिया, और जितना नहीं हो सकता बाकी का सारा हमने क्या कर दिया, रिफ़ंड कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देती हूँ कि अगर मान लो कि आपका शेयर्स अलॉटेड के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर मान लो आंसर आ जाता 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख आ गया। तो इसका मतलब ये 90,000 था, ये 1 लाख, आपका 1 लाख ज़्यादा, मतलब 1 लाख आ गया, 10,000 रुपये ज़्यादा आ गया। तो उसका कोई चक्कर नहीं है, तो जितना एक्सेस है वही आप यहाँ पर डाल दोगे। यहाँ पर भी हाइफन और यहाँ पर भी हाइफन आ जाना था। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सिर्फ जितनी एक्सेस अमाउंट है ना आपके पास, आप सिर्फ उसे ही एडजस्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप अमाउंट जो है वो आगे कॉल्स में, अलॉटमेंट में और रिफंड में नहीं डाल सकते। सो आप पहले इसे कैलकुलेट करके देखोगे, अगर तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पर कम है आई है तो दैट मीन्स एक्सेस में से निकाल के अलॉटमेंट में दिया, और जो बचा फिर डिफरेंस वो आपने रिफंड कर दिया। बट अगर आपकी अलॉटमेंट मनी ज़्यादा आ रही है तो दैट मीन्स सिर्फ एक्सेस ही अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और कोई भी अमाउंट आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, वो 10,000 ऊपर वाला 10,000 कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90,000 लिखोगे तो यहाँ पर भी 90,000 ही लिखना था। ठीक है, अगर अमाउंट हमारी 1 लाख आती, हमारी ज़्यादा आती। ठीक है, सो हमारा रिफ़ंड का अब यहाँ पर टोटल कितना बन गया, 36,000। कॉल्स का कोई नहीं है, अलॉटमेंट हो गया हमारा 60,000। ठीक है जी, हमारी हमने ये टोटल कर लिया। अब हम डालेंगे अपनी जनरल एंट्रीज। ठीक है जी। सो यहाँ पर भी टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 2,76,000। 1,80,000 है ना। सो अब हम अपनी जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब आपने ये टेबल बना लिया तो जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। सारी वैल्यूज़ हमारे टेबल में से मिल जाती हैं। हमने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की है, 2,76,000।
वैसे भी अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करने जाओ तो आप क्या करते हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो जितनी की एप्लीकेशन आई हैं 92,000 की, सो अगर आप 92,000 को एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करते तब भी आपकी कितनी आती, 2,76,000 ही आती। ठीक है जी। सो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके से समझा रही हूँ कि अगर टेबल से देख के करना है तब भी आप कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करना है तब भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद दूसरी एंट्री होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए, आपने अलॉटमेंट में भी पैसे एडजस्ट किए, आपने रिफ़ंड भी किया है, बैंक भी है, तो दैट मीन्स आप दोनों कॉलम बनाओगे यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा और यहाँ पर टू बैंक भी आएगा। अब यहाँ पर ना कोई भी और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इस टेबल से अमाउंट्स उठाओगे और यहाँ पर लिख दोगे। दे देखिए रिफंड का बैलेंस कितना है, 36,000, सो बैंक में आ गया 36,000। अलॉटमेंट का है 60,000, अलॉटमेंट में 60,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव 2,76,000, 2,76,000। हमारी ड्यू कितनी थी, 1,80,000, यहाँ पर आ गई 1,80,000। सीधा मैंने ये यहाँ से इनका टोटल उठाया और सीधा मेरी जनरल एंट्री में पोस्ट। कुछ एक्स्ट्रा करने की, कोई यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को अपनी बुक में भी देखोगे तो आपको यही दिखेगा, तो वहाँ पर आप देख लेना, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कितना इजी था टेबल के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद हमारी आ जाएंगी शेयर अलॉटमेंट की एंट्रीज। सो सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट के ड्यू कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम जो अपनी जनरल एंट्रीज वो किससे पास करेंगे, 60,000 से पास करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो ऊपर के पैसे थे अलॉटमेंट और रिफ़ंड हो चुके हैं। सो 60,000 इंटू 3 हमारा आ गया 1,80,000। अब बैंक वाली एंट्री आ गई हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। उसने एक बात कही थी हमें कि हमें सिर्फ 84,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो तब सबसे पहले ये बात है कि हम बैंक में सीधा सीधा 84,000 डालेंगे। ठीक है जी। सो उसने आगे कहा है कि एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के टाइम पर आपको कितना मिल चुका है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें 84,000 रुपीज़ मिले हैं तो वो हम बैंक में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हम अपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर को शो ज़रूर करेंगे। हमें ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारी 1,80,000 अगर अमाउंट बन रही है, हमें मिल रहा है 84,000, तो यहाँ पर कुछ तो कॉल्स इन एरियर होंगी। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अब मैंने जब किया, अब ये बात मैंने आपको अल्टरनेटिव 2 में भी कहा था कि जब आप यहाँ पर शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट डालोगे तो अलॉटमेंट मनी में से जितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसे माइनस करके डालोगे। सो 1,80,000 माइनस 60,000, ये 60,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। सो 1,80,000 में से जब मैंने 60,000 को माइनस किया तो इसका मतलब मेरी अमाउंट बन रही थी 1,20,000 कि अभी ड्यू कितनी हुई, रिसीव कितनी होनी थी, 1,20,000 होनी थी। उसमें से 84,000 रिसीव हो चुका है, तो दैट मीन्स हमारे कॉल्स इन एरियर कितने बचे फिर, कॉल्स इन एरियर बचे हमारे 36,000 रुपीज़। ठीक है जी। सो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, जब आपने अलॉटमेंट में पहले पैसे ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं, मतलब ऑलरेडी पे कर दिए हैं, सो दैट में जब आप बैंक वाली एंट्री डालोगे तो जितनी अपनी आपके ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट में से ये वाली अमाउंट को हमेशा माइनस करोगे, फिर अलॉटमेंट में लिखोगे और फिर अपनी बैंक वाली अमाउंट डालोगे। और अगर आपको आपके कॉल्स इन एरियर आए तो आपने शो ज़रूर करने हैं और उसके बाद आपने बैंक में पैसे डालने हैं। क्लियर बच्चे? सो ये था आपका एडजस्टमेंट टेबल विद एंट्रीज। यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का है, सो हमने अभी यहाँ पर जो कॉल मनी की एंट्रीज़ हैं वो नहीं पड़ेंगी।
सो ये टेबल जो है वो बहुत ध्यान से करना है। कैसे करना है दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जितने शेयर्स अप्लाई हैं वो यहाँ पर आ गए, अलॉटेड यहाँ पर आ गए। ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ गया। फिर आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो दैट मीन दोनों को माइनस करके आप एक्सेस निकालोगे। जैसे कि यहाँ पर 1,50,000 ज़्यादा था और 60,000 कम था, सो दोनों को माइनस किया, एक्सेस आ गया। फिर इस एक्सेस को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, लेकिन आप पूरे का पूरा एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते। आप पहले देखोगे जो आपके शेयर्स अलॉटेड हैं इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी जो है इसे आप अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी करके देखा, मेरा 60,000 बनता था। तो मैं अलॉटमेंट में सिर्फ इतनी, अगर दोनों में से कम अमाउंट देखनी है, छोटी अमाउंट 60,000 थी तो मैंने एडजस्ट कर दिया। बट अभी भी मेरे पास 30,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, सो वो मैंने 30,000 कहाँ पर डाल दिया, सीधे सीधे रिफ़ंड कर दिए। ठीक है जी। तो आगे ऐसे ही अब और क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो वहाँ पर देखेंगे कि अलॉटमेंट में कितनी एडजस्टमेंट होगी, देन रिफ़ंड कितना होगा। क्लियर। सो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट अल्टरनेटिव 3। जैसा क्वेश्चन पेपर में आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है और इससे भी बहुत हाई लेवल का। सो ये बहुत अभी इजी पार्ट था इसका। सो आगे आगे हम जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट्स का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सो बार बार इस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो, खुद भी ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपको ये क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।